बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर है। उसके बाद बीजेपी ये बहुत पुराना एक राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काम कर रहा था। खुशाबू ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और जिनके नेतृत्व में पहली बार अध्यक्ष होते हुए सरकार बनी केंद्र में, उनको कर्नाटक केसरी बोला जाता था। इतना कर्नाटक में उन्होंने काम किया था। उसके बाद जो लिंगायत कम्युनिटी है पूर्ण रूप से संघ और बीजेपी के साथ हो गई और एक नया नेतृत्व उभरा जिसका नाम येदुरप्पा था। येदुरप्पा को जैसा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद सारे जो क्षेत्र थे रीजनल, उनको खच्चीकरण किया और एक नए लोगों की एक फौज तैयार की। उसमें कर्नाटक में एक एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा गया। येदुरप्पा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इन्होंने येदुरप्पा पे एक्शन लेने का प्रयास किया, वो अलग पार्टी बनाई, बीजेपी को 40 पे ले आए। उनको एक रियलाइज़ हो गया कि येदुरप्पा के सिवा कुछ नहीं। फिर येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस ने एक दांव खेल के जेडीएस के साथ सरकार बनाई। फिर सरकार तोड़फोड़ करके येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। फिर मोदी जी को लगा कि जिस हिसाब से बाकी राज्यों में वो चुनाव जीत रहे, अब इस क्षेत्र की ज़रूरत नहीं, फिर इसको घर भेज दिया और बोम्मई को ले आए। बोम्मई सबसे नाकारा और नॉन परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री साबित हुए। उनके अंडर भ्रष्टाचार इतना पनपा कि एक 40% का टैग लग गया इस सरकार पे। और हाँ, और जब मुख्यमंत्री दमदार ना हो तो नीचे सारा लूज हो जाता है बैंडी। वो तो हर कैबिनेट मंत्री वसूली करने लगा, हर डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह, तो जहां आम आदमी जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, भ्रष्टाचार तो हर राज्य में होता है। माइनिंग का भ्रष्टाचार कर्नाटक में ज़बरदस्त है, फॉरेस्ट का भ्रष्टाचार कर्नाटक में ज़बरदस्त है, लेकिन वो मंत्री बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन जब तहसीलदार और पटवारी लेवल तक भ्रष्टाचार आ जाता है तो आम आदमी को कहीं ना कहीं वो टैग लगता है। दूसरी बात, कर्नाटक में कुछ चिकमंगलूर, शिवमोगा ऐसे 3-4 जिले हैं जहां हिंदू मुसलमान बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान पूरे कर्नाटक में जब आप फैन आउट करने का प्रयास करते हैं तो वो बैकफायर होता है। यही कारण है कि बोम्मई को बीच में बोलना भी पड़ा कि ज़्यादा उग्र हिंदुत्व जो बात करते हैं कि फिर मुझे एक्शन लेनी पड़ी, क्योंकि हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएगी, उनके दुकानों से कुछ खरीद नहीं पाएगा ये। और इसकी परिणति उन्होंने एक देख ली कि ज़्यादा हार्डकोर हिंदुत्व करने से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अपने हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने जो हिजाब का जो सेनापति था, हिजाब मूवमेंट का, उसका टिकट काट दिया। एक कहीं तो भी ईश्वरप्पा को लिखवाया कि भाई मैं 40% का टैग उसी की वजह से लगा था, उसको कर दिया। दूसरी बात, कोस्टल कर्नाटका जो है, जो खासकर महाराष्ट्र से और समुद्र से लगा हुआ है, वहाँ पे बीजेपी का गढ़ था। उस गढ़ में थोड़ी सी ढिलावट आ गई है और उनको लगा एक गढ़ खिसक रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 महीने से लगातार कोस्टल कर्नाटक में कर रहे हैं। कांग्रेस का यदि आप देखो वजूद, तो जो ऊपर कल्याण कर्नाटका है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का लगा हुआ है, वो बेल्ट, और फिर नीचे तमिलनाडु कर्नाटका जो आता है, जो मैसूर के बाद बेंगलोर से लग के नीचे के जो जिले हैं, वहाँ कांग्रेस का गढ़ है जिसके भरोसे कांग्रेस आती है। ओल्ड मैसूर जो जिला है, जैसा मांड्या हो गया, हसन हो गया, तुमकुर हो गया, इन जिलों में, रूरल कर्नाटका बेंगलोर हो गया, इन जिलों में जेडीएस का वजूद है। जेडीएस ऐसी एक पार्टी है जो वोकालिंगा के साथ है। वोकालिंगा का परसेंटेज कम है, लेकिन कुछ एरिया में वो डेंस है, इसलिए वो सीटें वो निकाल ही लाते हैं। तो 20 से 22 सीटें किसी भी मरी हुई हालत में ये जेडीएस निकाल के लाएगा। यदि 20-22 सीटें वो ले आती है तो फिर वो 22 सीटें तय करती है सरकार कौन बनाएगा, और यही खेल पिछले कई सालों से कर्नाटक में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।